उधर वंचित बहुजन अघाड़ी के नेता प्रकाश आंबेडकर के महाविकास अघाड़ी से अलग होने के ऐलान पर शरद गुट के जितेंद्र आव्हाड ने कहा है कि प्रकाश आंबेडकर ऐसा कुछ ना करे जिससे बीजेपी को फायदा हो। जितेंद्र आव्हाड ने प्रकाश आंबेडकर उनके फैसले पर दोबारा विचार करने की उन्हें सलाह दी है। ऐसे ही जनरल चर्चा हुई, सभी लोगों से हम शरद पवार साहब सुनना चाहते थे कि पूरे महाराष्ट्र में सियासती हालात क्या है, क्या बोल रहा है समाज, वो सब उन्होंने शांति से सुन के लिया। जो सीट हमको मिलने वाली है उसकी 5 सीटों पे हमने चर्चा की और अभी भी दोपहर को हम बैठेंगे। अंतिम कुछ नहीं हुआ है, अंतिम निर्णय जयंत पाटिल और शरद पवार जी की जो मुलाकात होगी उसमें अंतिम किया है। लेकिन महाराष्ट्र में चुनाव से ठीक पहले उद्धव ठाकरे ही नहीं, प्रकाश आंबेडकर ने भी महाविकास अघाड़ी को झटका दे दिया। उन्होंने महागठबंधन से अलग होने का ऐलान कर दिया। पिछले कुछ दिनों से लगातार सीट शेयरिंग को लेकर महाविकास अघाड़ी और प्रकाश आंबेडकर की पार्टी के बीच चर्चा चल रही थी। लेकिन सूत्रों के मुताबिक बात नहीं बनने पर प्रकाश आंबेडकर ने महाविकास अघाड़ी से अपनी राहें अलग कर ली। प्रकाश आंबेडकर की पार्टी वीबीए यानी वंचित बहुजन अघाड़ी ने महाराष्ट्र में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला किया। प्रकाश आंबेडकर ने 8 लोकसभा सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी कर दिया। काँग्रेस आणि शिवसेना यांच्यामधली असणारी डिफरेंसेस आहेत। प्रकाश आंबेडकर डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकर के पोते हैं और 2024 में विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी में थे, लेकिन सूत्रों के मुताबिक सीटों पर बात नहीं बन सकी और वो अलग हो गए। हालांकि शरद पवार गुट ने प्रकाश आंबेडकर से अपने फैसले पर दोबारा विचार करने की अपील की। आंबेडकर साहेब, तुम्ही आंबेडकरी विचारांचे पुरस्कर्ते आहात, तुमचं रक्ताचं नातं आहे, आमचं विचारांचं नातं आहे। रक्त आणि विचार एकत्र आले तर आपण कोणालाही थोपवू शकतो। महाविकास अघाड़ी से अलग होने के बाद भी प्रकाश आंबेडकर ने नागपुर लोकसभा सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार का समर्थन करने का ऐलान किया, जबकि सांगली सीट पर उन्होंने ओबीसी मोर्चा के उम्मीदवार को समर्थन देने की बात कही। और महाराष्ट्र की अकोला लोकसभा सीट पर प्रकाश आंबेडकर ने खुद मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया। यानी एकजुट होकर लड़ने की तैयारी में जुटी महाविकास अघाड़ी चुनाव से ठीक पहले ही बिखर गई। और इस बीच मुंबई में महायुति यानी एनडीए सीट शेयरिंग घोषणा कर सकती है। जानकारी मिल पा रही है कि एनडीए प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीट शेयरिंग के अलावा उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी कर सकती है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, महायुति या सीट शेयरिंग का फॉर्मूला भी तय करके बता सकती है, उसकी घोषणा कर सकती है कि कैसे कैसे सीट शेयरिंग होगी और उम्मीदवारों के नामों का ऐलान भी हो सकता है। तो लोकसभा चुनाव से पहले राज ठाकरे और महादेव जानकर के महायुति यानी कि एनडीए गठबंधन में आने से समीकरण बदल गए हैं और यही वजह है कि महायुति ने सीट शेयरिंग का नया फॉर्मूला भी तय कर लिया है, जिसमें हाल ही में महायुति में शामिल हुए राज ठाकरे और महादेव जानकर का खास ख्याल रखा गया है। अब आपको ये बताते हैं कि आखिर किससे कितनी सीटें मिली हैं, ग्राफिकली समझाने की कोशिश करते हैं कि कैसे कैसे जो है सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो चुका है। बीजेपी 27, शिवसेना जो शिंदे गुट है 14, अजीत पवार जो एनसीपी उनको 4 सीटें, एमएनएस को 2 और महादेव जानकर को 1 सीट। तो ये देखिए ये सीट शेयरिंग फॉर्मूला हो सकता है। सूत्रों के हवाले से जानकारी मिली है कि महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा सीटों पर महायुति से बीजेपी के खाते में गई है। बीजेपी को 27, वहीं शिंदे गुट की लोकसभा चुनाव में जो 14 सीटों पर दावेदारी होगी। इसी के साथ ही अजीत पवार गुट को 4 और एमएनएस यानी कि राज ठाकरे की पार्टी को 2 सीटें दी गई है। इसके अलावा 2 दिन पहले महायुति में शामिल हुए राष्ट्रीय समाज पक्ष के महादेव जानकर के हिस्से में सीट शेयरिंग में 1 सीट आई है। उत्तर प्रदेश की पीलीभीत लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार जितिन प्रसाद ने नामांकन दाखिल कर दिया। नामांकन के दौरान जितिन प्रसाद के साथ यूपी के कई मंत्री मौजूद रहे। लोकसभा की इस हॉट सीट पर 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। ये सीट बीजेपी का गढ़ मानी जाती है और 2019 में इस सीट पर मेनका गांधी के बेटे वरुण गांधी ने कमल खिलाया था। लेकिन इस बार पार्टी ने जितिन प्रसाद पर भरोसा जताया, मतलब बीजेपी ने वरुण गांधी की टिकट काटकर यूपी के पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद को उम्मीदवार बना दिया। नामांकन के आखिरी दिन जितिन प्रसाद ने बिना शोर शराबे के पीलीभीत सीट से अपना पर्चा भी भर दिया। पर्चा भरने के दौरान उनके साथ यूपी के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह समेत कई दूसरे नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। नामांकन से पहले जितिन प्रसाद ने शहर में मां यशवंतरी देवी के दरबार में माथा टेका। वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें वो मंदिर में अपने परिवार के साथ पूरे विधि विधान से पूजा करते दिखाई दिए। पूजा पूरी करने के बाद वो नामांकन के लिए कलेक्ट्रेट पहुंच गए। इस दौरान वो गले में लाल रंग की चुनरी डाले भी नजर आए। पीलीभीत लोकसभा सीट पर पिछले 4 चुनावों से बीजेपी का परचम लहरा रहा है। बीजेपी ने जहां जितिन प्रसाद पर दांव खेला है तो वहीं समाजवादी पार्टी ने भगवत शरण गंगवार पर भरोसा जताया, जबकि बीएसपी की तरफ से अनीस अहमद खान चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं।
तीनों ही पार्टियों के उम्मीदवार पीलीभीत सीट पर अपनी जीत दर्ज करने के लिए पूरी ताकत झोंकने में जुट गए। बीजेपी के उम्मीदवार जितिन प्रसाद पहले कांग्रेस में थे, लेकिन 2022 में हुए यूपी विधानसभा चुनाव से ठीक पहले वो कांग्रेस का हाथ झटककर बीजेपी में शामिल हो गए थे। जबकि उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के रहने वाले जितिन प्रसाद का पूरा परिवार कांग्रेसी था। उनके परिवार की 2 पीढ़ियां कांग्रेस में नहीं। जितिन प्रसाद के दादा कुंवर ज्योति प्रसाद और उनके पिता जितेंद्र प्रसाद ने अपनी पूरी जिंदगी कांग्रेस में बिता दी थी। लेकिन 2022 में हुए उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जितिन प्रसाद ने पाला बदल लिया था और वो परिवार के अकेले ऐसे सदस्य बन गए जो कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी की टिकट पर उन्होंने विधानसभा में जीत हासिल की और वो योगी कैबिनेट में पीडब्ल्यूडी मंत्री बन गए। असल में जितिन प्रसाद शाहजहांपुर के जमींदार परिवार से आते हैं और उनका परिवार रविंद्रनाथ टैगोर से भी जुड़ा हुआ है। जानकारी के मुताबिक रविंद्रनाथ टैगोर के पिता देवेंद्रनाथ टैगोर के 14 बच्चे थे। इनमें रविंद्रनाथ के एक भाई थे जिनका नाम था हेमेंद्रनाथ टैगोर। 1884 में हेमेंद्रनाथ के घर बिटिया हुई पूर्णिमा। उनकी शादी शाहजहांपुर के जमींदार और इंपीरियल सिविल सर्विस के अधिकारी सर ज्वाला प्रसाद से हुई थी। दोनों को एक बेटा हुआ और नाम रखा गया कुंवर ज्योति प्रसाद। और कुंवर ज्योति प्रसाद कोई और नहीं बल्कि जितिन प्रसाद के दादा हैं। मतलब रविंद्रनाथ टैगोर की भतीजी जितिन प्रसाद की परदादी हुई। जितिन प्रसाद के परिवार का कोई खास राजनीतिक इतिहास नहीं था। हालांकि बाद में उनके दादा ज्योति प्रसाद कांग्रेस में शामिल हो गए थे। बताया जाता है कि उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ आजादी के कई आंदोलनों में हिस्सा भी लिया था और वो कई बार जेल भी गए थे। जानकारी के मुताबिक ज्योति प्रसाद की शादी उस वक्त के कपूरथला स्टेट की पामेला देवी से हुई थी। दोनों का एक बेटा हुआ और नाम रखा गया जितेंद्र प्रसाद। जमींदार खानदान से आने की वजह से जितेंद्र प्रसाद ने उस वक्त के टॉप कॉलेज में पढ़ाई की थी। उसी दौरान जमींदारी उन्मूलन अधिनियम लागू हुआ था। बताया जाता है कि उनके पिता ज्योति प्रसाद ने उन्हें किसान बनने की सलाह दी थी। उस वक्त की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जितेंद्र प्रसाद ने इलाहाबाद में कृषि संस्थान से डिग्री ली थी और एक ट्रैक्टर खरीदकर खेती किसानी में जुट गए थे। उस वक्त ट्रैक्टर खरीदना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती थी। इसीलिए जितेंद्र प्रसाद रात में ट्रैक्टर लेकर खेत जोतने के लिए निकलते थे। बताया जाता है कि उसी दौरान जितेंद्र प्रसाद पर कांग्रेस नेता हेमवती नंदन बहुगुणा की नजर पड़ी। उस वक्त हेमवती नंदन बहुगुणा न सिर्फ इंदिरा गांधी के करीबी थे बल्कि पार्टी में भी उनकी अच्छी खासी पकड़ थी। उन्होंने 1971 के लोकसभा चुनाव में 2 बड़े नेताओं का डेब्यू यानी कांग्रेस में एंट्री करवाई थी। एक थे जमींदार परिवार से आने वाले जितेंद्र प्रसाद और दूसरे थे मांडा के राजा विश्वनाथ प्रताप सिंह यानी वीपी सिंह। 1971 के लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। उसी चुनाव में हेमवती नंदन बहुगुणा ने यूपी की शाहजहांपुर सीट से जितेंद्र प्रसाद को चुनावी मैदान में उतार दिया था। वो चुनाव लड़े और जीते भी। पहली बार सांसद बने और तभी से जितेंद्र प्रसाद सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के ही होकर रहे। यानी कांग्रेस में अपने पैर जमाने के बाद वो अपनी आखिरी सांस तक पार्टी के वफादार बने रहे। इस दौरान कई ऐसे मौके भी आए जब उन्हें कांग्रेस छोड़ने का ऑफर दिया गया, लेकिन हर बार उन्होंने मना कर दिया था। पहला मौका तब आया था जब इमरजेंसी के बाद 1977 के लोकसभा चुनावों की घोषणा के बाद हेमवती नंदन बहुगुणा ने कांग्रेस से बगावत कर दी थी। पूर्व रक्षा मंत्री जगजीवन राम के साथ मिलकर उन्होंने कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी नाम से पार्टी बनाई थी। उस चुनाव में पार्टी को 28 सीटें मिली थी, जिसके बाद पार्टी का जनता पार्टी में विलय हो गया था। और जब बहुगुणा अलग हुए तो उन्होंने जितेंद्र प्रसाद से भी जनता पार्टी में शामिल होने के लिए कहा था, लेकिन हेमवती नंदन बहुगुणा को अपना गुरु मानने वाले जितेंद्र प्रसाद ने उस ऑफर को ठुकरा दिया था। पार्टी के प्रति वफादार रहने की वजह से ही राजीव गांधी ने उन्हें 1984 में एआईसीसी का महासचिव बना दिया था। उन्होंने अपने राजनीतिक सलाहकारों में भी जितेंद्र प्रसाद को शामिल किया था। 1991 में जब पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री बने और पार्टी की कमान संभाली तो उन्होंने भी प्रसाद को अपने राजनीतिक सचिव के रूप में बनाए रखा।